नमस्कार। जरा सोचिए, क्या होगा जब हथियार खुद से दुश्मन और दोस्त का फैसला करने लगे, या जब दुनिया के सबसे बड़े कसीनो को सिर्फ एक फोन कॉल से ठप कर दिया जाए। और तब क्या होगा जब एक कंप्यूटर की जरा सी गलती किसी बेगुनाह इंसान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दे। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। इंटेलिजेंस सिस्टम्स हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहे हैं, और आज हम 3 कहानियों के जरिए देखेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी जंग, जुर्म और इंसाफ की पूरी तस्वीर बदल रही है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम सच में युद्ध, अपराध और न्याय जैसे इतने जरूरी फैसले कंप्यूटरों के भरोसे छोड़ रहे हैं? आइए इन 3 हैरान कर देने वाली कहानियों में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है भविष्य के जंग के मैदान में। यहाँ एक ऐसे शख्स की बात होगी जो अकेले ही पेंटागन के सालों पुराने तौर तरीकों को बदलने की जिद पर अड़ा है। ये है पामर लकी, एंडोरिल के फाउंडर, और उनका नजरिया बिल्कुल साफ है और उतना ही विवादास्पद भी। वो कहते हैं कि अमेरिका को दुनिया का पुलिस वाला बनने के बजाय दुनिया की हथियारों की दुकान बनना चाहिए। अब ये सोच डिफेंस इंडस्ट्री के दशकों पुराने ढर्रे को जड़ से हिला देने वाली है। देखिए, एंडोरिल का बिजनेस मॉडल ही उसे सबसे अलग बनाता है। सालों से पुरानी कंपनियां सरकार से सिर्फ काम करने का पैसा लेती थी, भले ही उनका बनाया हथियार चले या ना चले। सारा का सारा रिस्क टैक्स देने वालों का होता था। लेकिन एंडोरिल का तरीका बिल्कुल अलग है। वो अपने खुद के पैसे से रिसर्च करती है, हथियार बनाती है और सरकार को एक रेडीमेड काम करने वाला प्रोडक्ट बेचती है। मतलब अगर उनका हथियार फेल हुआ तो नुकसान भी उन्हीं का होगा, सरकार का एक पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। और एक बात साफ समझनी जरूरी है, ये कोई रिमोट से चलने वाले ड्रोन नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरी तरह से ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त हथियारों की। एक बार इन्हें एक्टिवेट कर दिया तो ये मशीनें खुद ही अपना टारगेट ढूंढ सकती हैं, उसकी पहचान कर सकती हैं और उसे खत्म भी कर सकती हैं, वो भी बिना किसी इंसानी मदद के। जरा इनके हथियारों की लिस्ट तो देखिए, ऐसा लगेगा जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म चल रही हो। फ्यूली, एक एआई से चलने वाला फाइटर जेट जिसमें कोई पायलट नहीं है। डाइवेक्सल, एक स्कूल बस जितनी बड़ी ऑटोनॉमस पनडुब्बी। और इन सबको एक साथ जोड़ने वाला एआई दिमाग जिसका नाम है लैटिस, जो इन सभी हथियारों को इंसानी सोच से भी कई गुना तेज बना देता है। अब जंग के मैदान से निकलकर हम आते हैं कॉर्पोरेट दुनिया में। यहाँ एक बिल्कुल अलग तरह की जंग छिड़ी हुई है, और ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे आज के जमाने में खतरनाक टेक्नोलॉजी सिर्फ सरकारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसी के भी हाथ लग सकती है। सितंबर 2023, लास वेगास के जगमगाते MGM रिजॉर्ट्स में अचानक अंधेरा छा गया। एक बहुत बड़े साइबर हमले ने उनके पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया। लेकिन हमलावर कोई दुश्मन देश नहीं था, बल्कि कुछ अंग्रेजी बोलने वाले नौजवान हैकर्स का एक ग्रुप था। ये साइबर क्राइम की एक नई नस्ल है जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और हैरानी की बात यह है कि यह हमला कितना सिंपल था। हैकर्स ने लिंक्डइन पर बस एक कर्मचारी की डिटेल निकाली। फिर उनमें से एक ने उस कर्मचारी के तौर पर IT हेल्प डेस्क को फोन किया, और कुछ ही मिनटों की बातचीत में उसने हेल्प डेस्क वाले को पासवर्ड रीसेट करने के लिए राजी कर लिया, और बस खेल खत्म। एक फोन कॉल से वो अरबों की कंपनी के पूरे नेटवर्क में घुस गए। इस एक फोन कॉल की कीमत MGM को करीब $100 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये दिखाता है कि आज के दौर में कुछ नौजवान हैकर्स एक मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी को कितना बड़ा झटका दे सकते हैं। इस तकनीक को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ये कंप्यूटर की हैकिंग नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की हैकिंग है। इसमें धोखे और मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों से ऐसी जानकारी निकलवाई जाती है या ऐसे काम करवाए जाते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और कहानी यहाँ और भी खतरनाक मोड़ लेती है। स्कैटर्ड स्पाइडर नाम के ये युवा हैकर्स अकेले काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने ब्लैक कैट नाम के एक पुराने और माहिर रूसी रैंसमवेयर गैंग से हाथ मिला लिया था। ये एक तरह का रैंसमवेयर एज अ सर्विस मॉडल है। मतलब स्कैटर्ड स्पाइडर अपनी सोशल इंजीनियरिंग की स्किल से दरवाजा तोड़ता है और ब्लैक कैट अंदर घुसकर अपना रैंसमवेयर डालता है और फिरौती वसूलता है। ये साइबर क्राइम की दुनिया का एक नया और बेहद ताकतवर गठबंधन है। अब हम इस टेक्नोलॉजी की कहानी को सबसे पर्सनल लेवल पर लाते हैं, उस एक आम इंसान की कहानी पर जिसे इंसाफ पाने के लिए एक कंप्यूटर के एल्गोरिदम से लड़ना पड़ा। ये कहानी है रॉबर्ट विलियम्स की,
जनवरी 2020 में वो अपने परिवार के सामने अपने ही घर के बाहर खड़े थे जब पुलिस ने उन्हें एक ऐसे जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया जो उन्होंने किया ही नहीं था, और उनके खिलाफ एकमात्र सबूत एक गलत फेशियल रिकॉग्निशन मैच। अगले 30 घंटे रॉबर्ट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पूरी रात एक अनजान जेल में बंद रखा गया। अगले दिन शाम को जब आखिरकार उनसे पूछताछ हुई, तब जाकर पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ। 2 हफ्ते बाद उन पर लगे सारे आरोप तो हटा दिए गए, लेकिन जो मानसिक पीड़ा उन्हें झेलनी पड़ी उसकी भरपाई कौन करेगा? पूछताछ के दौरान एक जासूस ने रॉबर्ट से कहा, लगता है कंप्यूटर से गलती हो गई। ये एक बहुत ही मामूली सी बात लगती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक कंप्यूटर गलत कैसे हो सकता है, खासकर तब जब किसी की आज़ादी दांव पर लगी हो? इसका जवाब छिपा है एल्गोरिथम के अपने भेदभाव में। सरकारी स्टडीज में ये बात सामने आई है कि कई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम महिलाओं और अश्वेत लोगों के चेहरों को पहचानने में ज्यादा गलतियां करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन सिस्टम्स को जिस डेटा पर ट्रेन किया जाता है उसमें अक्सर गोरे पुरुषों के चेहरे ज्यादा होते हैं। इस तरह की गलती को फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, यानी सिस्टम 2 अलग-अलग चेहरों को एक ही बता देता है। और जब बात कानून और न्याय की हो तो इस एक फॉल्स पॉजिटिव का मतलब किसी बेगुनाह इंसान की जिंदगी का बर्बाद होना हो सकता है। और ये समझना जरूरी है कि रॉबर्ट विलियम्स का केस कोई अकेला मामला नहीं है। नाजीर पार्क्स नाम के एक और शख्स को ऐसी ही गलत पहचान की वजह से 1 हफ्ते से ज्यादा जेल में रहना पड़ा था। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे ना जाने कितने और मामले होंगे जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। तो इन 3 अलग-अलग कहानियों से हम क्या समझें? वो सभी एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं। टेक्नोलॉजी एक 2-धारी तलवार है। तो हमने 3 बड़ी दुविधाएं देखी। एक तरफ हैं एआई हथियार जो शायद जंग रोक सकते हैं या फिर मशीनों द्वारा हत्या का एक नया और खतरनाक दरवाजा खोल सकते हैं। दूसरी तरफ हैं साइबर क्राइम के टूल्स जो किसी को भी सिर्फ एक लैपटॉप और अच्छी आवाज के दम पर तबाही मचाने की ताकत देते हैं। और आखिर में है फेशियल रिकॉग्निशन जो पुलिस के लिए एक बेशकीमती सुराग भी हो सकता है और किसी बेगुनाह के लिए अन्याय का जरिया भी। और यहीं पर आकर हम सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर रुकते हैं। जब हमारे बनाए हुए ये स्मार्ट टूल्स फेल होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो प्रोग्रामर जिसने कोड लिखा, वो कंपनी जिसने उसे बेचा, या वो इंसान जिसने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया? जैसे जैसे हमारी दुनिया इन मशीनों पर और ज्यादा निर्भर होती जाएगी, इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।